हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल जीके अड्डा पे। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पब्लिक पॉलिसीज पे बेस्ड 40 एमसीक्यू क्वेश्चन हम आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अपने नॉलेज को साथ साथ चेक करो, अपने आंसर्स को कमेंट करो और लास्ट में जरूर बताओ कि आपने कितने सही किए। टारगेट करो कि आप 35 क्वेश्चन जरूर सही करो। ठीक है, तो हम अपना वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर पहली बार हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लो, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलो। चलो, हमारा आपका पहला क्वेश्चन है आज का, सार्वजनिक नीति क्या होती है। सार्वजनिक नीति क्या होती है। सार्वजनिक वर्ड का मतलब सब जानते हैं, कॉमन, सबके लिए। तो सरकार द्वारा तय किया गया कार्य योजना जो होता है, सरकार जो सबके वेलफेयर के लिए कुछ तय करती है, वही सार्वजनिक नीति होती है। तो सही ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, नीति निर्माण प्रक्रिया में सबसे पहला चरण कौन सा होता है। नीति निर्माण प्रक्रिया में सबसे पहला चरण कौन सा होता है। यह होता है समस्या की पहचान, प्रॉब्लम क्या है उसी के अकॉर्डिंग कोई भी पॉलिसी बनती है। तो सही आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं हम। नीति निर्माण में किस संस्था की प्रमुख भूमिका होती है। नीति निर्माण में कौन सी संस्था मेन रोल प्ले करती है। तो ये जो है ये सरकार करती है, सरकार की प्रमुख भूमिका होती है। तो सही ऑप्शन जो होगा वो सी, सरकार होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन है, नीति कार्यान्वयन का कार्य कौन करता है। नीति कार्यान्वयन का कार्य कौन करता है। ये कार्य जो करता है कार्यपालिका करता है। तो हमारा सही ऑप्शन जो होगा कार्यपालिका बी होगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक नीति का उद्देश्य क्या होता है। सार्वजनिक नीति का उद्देश्य क्या होता है। इसका उद्देश्य होता है नागरिकों की समस्याओं का समाधान करना। तो सही ऑप्शन जो होगा वो सी होगा, नागरिकों की समस्याओं का समाधान करना। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। यह है, नीति मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। नीति मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। तो नीति मूल्यांकन आवश्यक है प्रभाव जानने के लिए कि कोई भी नीति बनी तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ा, उस चीज को जानने के लिए उसका मूल्यांकन आवश्यक है। तो सही ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, नीति निर्माण में सबसे अधिक प्रभावित कौन करता है। नीति निर्माण में सबसे अधिक प्रभावित कौन करता है। तो सबसे अधिक प्रभावित सरकार ही करता है, सरकार का मुख्य रोल होता है। तो सही ऑप्शन होगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आरटीआई अधिनियम किस प्रकार की नीति है। आरटीआई अधिनियम किस प्रकार की नीति है। आरटीआई के द्वारा हम कोई सूचना प्राप्त करने हैं तो यह सूचना की नीति है। सही ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये है, नीति निर्माण प्रक्रिया में फीडबैक का क्या महत्व है। नीति निर्माण प्रक्रिया में फीडबैक का क्या महत्व है। फीडबैक मतलब आप सब जानते हैं, कमेंट करना कि आपको कैसा क्या लगा। तो यह है जनता की राय जानने के लिए फीडबैक लिया जाता है कि इस नीति से जनता कितनी संतुष्ट है, कितनी खुश है। चलो अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है, नीति निर्माण में कौन सा चरण अंतिम होता है। नीति निर्माण में कौन सा चरण अंतिम होता है। अंतिम चरण जो होता है इसका मूल्यांकन होता है, इवैल्यूएशन होता है। सही ऑप्शन सी मूल्यांकन होगा। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। नीति निर्माण एक कैसा कार्य है। नीति निर्माण एक कैसा कार्य है। तो नीति निर्माण एक सतत कार्य है। सतत कार्य का मतलब कंटिन्यूअस होता है। तो सही ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनहित की नीतियां किस प्रकार की होती है। जनहित की नीतियां, जनहित का मतलब सब जानते हैं, जनता के हित में जो नीतियां होती है वो किस प्रकार की होती है। ये सार्वभौमिक होती है, सबको पता होता है। तो ये हमारा सही ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है, नीति निर्माण किस प्रकार का निर्णय होता है। नीति निर्माण किस प्रकार का निर्णय होता है। ये जो निर्णय होता है वो प्रशासनिक भी होता है, सामाजिक भी होता है और राजनीतिक भी होता है। तो सही ऑप्शन जो होगा डी होगा। उपयुक्त सभी सारे ही ऑप्शन करेक्ट है। तो सही ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। नरेगा बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। नरेगा योजना किस प्रकार की नीति का उदाहरण है। तो नरेगा जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने की नीति है। तो रोजगार नीति जो होगा सही ऑप्शन बी होगा। ये ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 100 दिनों की रोजगार की गारंटी देता है। आगे बढ़ते हैं हम।
नीति निर्माण में संसद की भूमिका क्या है? नीति निर्माण में संसद की भूमिका क्या है? तो संसद की भूमिका है कानून बनाना और निगरानी करना। कानून भी बनाता है और देखता भी है कि कानून की कितनी पालन हो रही है। तो सही ऑप्शन बी होगा। चलो अगला प्रश्न है हमारा, नीति निर्माण में कौन सा कारक महत्वपूर्ण होता है? नीति निर्माण में कौन सा कारक महत्वपूर्ण होता है? तो यह है सामाजिक आवश्यकता है, डिमांड क्या है, कितनी जरूरत है, यह महत्वपूर्ण होता है। तो सही ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पे। नीति का प्रभाव किस पर सबसे अधिक होता है? नीति का प्रभाव किस पर सबसे अधिक होता है? तो ये सबसे अधिक जो प्रभाव होता है वो सामान्य नागरिकों पर होता है। तो सही ऑप्शन जो होगा सी होगा, सामान्य नागरिक। नेक्स्ट पे हम आते हैं। नेक्स्ट है, नीति निर्माण प्रक्रिया में कौन सा तत्व कानूनी होता है? नीति निर्माण प्रक्रिया में कौन सा तत्व कानूनी होता है? ये होता है नियम और कानून। सी ऑप्शन जो है नियम और कानून, ये कानूनी होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नीति निर्माण में कौन सा माध्यम प्रमुख रूप से जानकारी देता है? नीति निर्माण में कौन सा माध्यम प्रमुख रूप से जानकारी देता है? तो प्रमुख रूप से जानकारी देता है मीडिया। तो सही ऑप्शन जो होगा बी, मीडिया होगा जो प्रमुख रूप से जानकारी देता है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे है, नीति निर्माण में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सा उपकरण सहायक है? ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता लाने के लिए कौन सा उपकरण सही है? तो ये आरटीआई है, इसके माध्यम से कोई भी जानकारी ले सकता है। तो सही ऑप्शन जो होगा बी होगा। आगे का प्रश्न, आगे हमारा, नीति निर्माण किस शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है? नीति निर्माण किस शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है? तो ये लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है, क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली ही है। तो सही ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। नीति निर्माण में कौन से पक्ष से विचार विमर्श किया जाता है? नीति निर्माण में कौन से पक्ष से विचार विमर्श किया जाता है? तो ये विचार विमर्श संबंधित हितधारकों से किया जाता है, जो उससे रिलेटेड है, उनकी हेल्प ली जाती है। तो सही ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं हम। नीति में बॉटम अप अप्रोच का अर्थ क्या है? बॉटम अप अप्रोच, नीचे से सोचना। बॉटम अप अप्रोच का अर्थ जो है, जनता से नीति शुरू करना है। जनता को सबसे बॉटम में रखा गया, तो जनता से शुरू करना है। तो सही ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति निर्माण में टॉप डाउन अप्रोच किसे कहते हैं? ऊपर से नीचे जाना, टॉप डाउन अप्रोच किसे कहते हैं? तो केंद्र से, टॉप पे केंद्र से ग्राम स्तर तक कार्यान्वयन, इसको बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। तो सही ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसमें है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? यह स्थापना 2015 में हुई थी। तो सही ऑप्शन जो है सी 2015 है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का कार्य क्या है? नीति आयोग का कार्य क्या है? नीति निर्धारण में सहयोग देना। ठीक है, तो नीति निर्धारण में सहयोग देता है, ये सही का आंसर जो होगा वो बी होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। शिक्षा नीति 2020 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शिक्षा नीति 2020 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? यह है स्किल डेवलपमेंट, कौशल आधारित शिक्षा। आप पढ़ते तो हो, लेकिन उसको कहां यूज करना है अब ये भी पढ़ाया जाएगा। तो सही ऑप्शन है बी। आगे बढ़ते हैं हम। आगे है, नीति निर्माण के लिए सरकार किन किन संस्थाओं से परामर्श ले सकती है? नीति निर्माण के लिए सरकार किन किन संस्थाओं से परामर्श ले सकती है? तो सरकार जो परामर्श लेती है वो एनजीओ, शोध संस्थान, रिसर्च से और विशेषज्ञों से लेती है। तो सही ऑप्शन जो है हमारा वो बी होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, नीति में इंपैक्ट असेसमेंट का क्या अर्थ है? नीति में इंपैक्ट असेसमेंट का क्या अर्थ है? नीति में इंपैक्ट असेसमेंट का अर्थ है परिणामों का विश्लेषण। मतलब नीति लाने के बाद जो जो चीजें रिजल्ट आई, क्या इंपैक्ट पड़ा, उसको एनालाइज करना, उसको बोलते हैं इंपैक्ट असेसमेंट। सही ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है हमारा, नीति निर्माण में शॉर्ट विश्लेषण किस लिए किया जाता है? शॉर्ट एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या क्या एनालिसिस इसमें होता है? इसमें देखा जाता है कैपेसिटी, क्षमता और जोखिम समझने के लिए कि अगर ये नीति लाते हैं तो क्या इसका कोई नेगेटिव रिजल्ट भी हो सकता है। तो सही ऑप्शन होगा बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम आते हैं। नेक्स्ट है हमारा
कि नीति निर्माण में कौन सा चरण होता है जब उसे कानून के रूप में पारित किया जाता है, कौन से चरण में इसे कानून बना दिया जा सकता है। तो यह है नियमित करना। अधिनियमित करते ही यह कानून बन जाता है। तो सही ऑप्शन जो होगा सी, इनेक्टमेंट। नेक्स्ट है हमारा, नीति निर्माण में स्टेक होल्डर का क्या अर्थ है। नीति निर्माण में स्टेक होल्डर का क्या अर्थ है। ये बेसिकली अर्थ जो है, जो नीति से प्रभावित या जुड़े होते हैं उन्हीं को बोलते हैं स्टेक होल्डर। तो सही ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है, नीति निर्धारण में कौन सा दृष्टिकोण अधिक लोकतांत्रिक माना जाता है। नीति निर्धारण में कौन सा दृष्टिकोण अधिक लोकतांत्रिक माना जाता है। यह है सहभागी, पार्टिसिपेटरी। ये जो है अधिक लोकतांत्रिक माना जाता है। सही ऑप्शन जो है वो बी होगा। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। भारत की किस योजना में पहली बार सार्वजनिक भागीदारी को प्राथमिकता दी गई थी। भारत की किस योजना में पहली बार सार्वजनिक भागीदारी को प्राथमिकता दी गई थी। ये जो है सी है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक भागीदारी को प्राथमिकता दी गई थी। तो सही ऑप्शन जो है वो सी होगा। इसके बाद, नीति निर्माण में तकनीकी सलाह किससे ली जाती है, टेक्निकल हेल्प किससे ली जाती है। ये बेसिकली इनके विशेषज्ञ, जिनको हम थिंक टैंक बोलते हैं, जो सोचने का काम करते हैं। ये हमारा सही ऑप्शन जो है वो सी होगा। आगे बढ़ते हैं हम। नीति निर्माण का संबंध किससे नहीं है। नीति निर्माण का संबंध जो है वो किससे नहीं है। तो इसमें है निजी लाभ से नहीं है, किसी को कोई निजी लाभ ये प्रभाव नहीं देता है। तो सही ऑप्शन जो होगा वो डी होगा, क्योंकि लोगों की भलाई है, समस्या का समाधान है, संसाधनों का उचित वितरण भी है, बस निजी लाभ से नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। नीति मूल्यांकन में क्या देखा जाता है। नीति मूल्यांकन में क्या देखा जाता है। यह देखा जाता है कि उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है कि नहीं, जिस चीज के लिए नीति बनी उसके उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है कि नहीं। तो सही ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़े। नीति बनाने में कौन सा संगठन तकनीकी सहायता देता है। नीति बनाने में कौन सा संगठन तकनीकी, टेक्निकल हेल्प देता है। तो यह है नीति आयोग। नीति आयोग जो है तकनीकी सहायता देता है। सही ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नीति निर्माण का संबंध किस शास्त्र से अधिक होता है। नीति निर्माण का संबंध जो है वो किस, ये पॉलिटिकल होता है, तो राजनीतिक विज्ञान से ज्यादा होता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा बी होगा, राजनीतिक विज्ञान। नेक्स्ट, नीति निर्माण में फीडबैक लूप का उद्देश्य क्या होता है। नीति निर्माण में फीडबैक लूप का उद्देश्य क्या होता है। यह है प्रदर्शन में सुधार करना। ठीक है, फीडबैक के अकॉर्डिंग जो है उसमें जो चेंज किए जाते हैं उसको बोलते हैं फीडबैक लूप। तो सही ऑप्शन बी होगा। आशा करता हूं कि आप लोगों ने काफी क्वेश्चन सही किया होगा। कमेंट में अपना टोटल क्वेश्चन जरूर बताओ, और वीडियो को आगे के नोटिफिकेशंस के लिए जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ। बहुत जल्दी फिर से एक नया वीडियो लेकर हम आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।